अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत अहम किस्म के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ये टॉपिक मौजूद है और सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है देखें बोर्ड की तरफ। क्वांटाइज रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम और रेडियस ऑफ एन nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अब इसका मतलब क्या है, आपको इस चीज का अंदाजा है कि दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है। तो एटम को जब हम गौर से स्टडी करते हैं तो एटम के अंदर हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। जैसे एटम जो है अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखता है, न्यूक्लियस रखता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहाँ पे पाए जाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे डिफरेंट स्टडी हुई है। पता चला है कि न्यूक्लियस से एक खास एनर्जी लेवल है, फिर उसके बाद एक और खास एनर्जी लेवल है, फिर एक और खास एनर्जी लेवल है। ऐसा नहीं है कि जैसा कंटिन्यूस नंबर है। तो एनर्जी लेवल्स एटम के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूट है, और ये जो एनर्जी लेवल मौजूद है, ये एनर्जी लेवल हमारे पास जो है ना क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज मतलब है कि एक खास एनर्जी लेवल, जैसे मैं कहता हूँ फोर जब उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेट करेंगे सेकंड लेवल आ जाएगा 8 और 12 एटसेट्रा एज एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्वांटाइज है। क्वांटाइज मतलब है डिस्क्रीट वैल्यूज। तो एक वैल्यू मिलेगी, दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी। इस तरीके से अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखें तो हमें काफी चीजें क्वांटाइज मिल जाती हैं। आपको एज़मुथल क्वांटम नंबर मिलता है जिसके पीछे उसकी शेप्स मिल जाती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिलता है जिसके पीछे आपको साइज मिल जाता है एनर्जी लेवल्स का या ऑर्बिटल्स का या ऑर्बिट का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है आज के लेक्चर में, हमारा मेन टॉपिक ये बनता है कि हम लोग रेडियस की जनरल इक्वेशन बनाएंगे, रेडियस ऑफ एन एटम। अब रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके एनर्जी लेवल तक फासला, और एक एनर्जी लेवल नहीं है। ठीक है ना, जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि E1 E2 अप टू E इंफिनिटी। तो एक एटम के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी लेवल होते हैं, और न्यूक्लियस से लेके उस एनर्जी लेवल तक का फासला हमारे पास रेडियस तस्वर करें। तो इसीलिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन चाहिए जिस इक्वेशन को यूज करके हम पहला एनर्जी लेवल या पहला ऑर्बिट यानी k ऑर्बिट या n इज इक्वल टू 1 तक का फासला मालूम कर सके, जिसको मैं R1 बोल सकता हूं, इसी तरीके से R2। तो ये लाइन मुझे न्यूक्लियस रेफरेंस दे रही है R1 R2। n इसमें इंटीजर्स है जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जो कि हमें एनर्जी लेवल का नंबर प्रोवाइड करते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। तो हम लोग एज एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हाइड्रोजन एटम का जिक्र करेंगे, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। इस फार्मूला को हम फिर दूसरे एटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि सिंपल 3 एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन सबसे पहले बोर ने की थी। और बोर ने जो आप समझ लें कि मोनोवेलेंट जो हमारे पास एटम थे, यानी जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉन समझ लें, एक इलेक्ट्रॉन वाले पे कैलकुलेशन की। तो हम भी यहां पर अपने हाइड्रोजन को मरकज मानकर कैलकुलेशन करेंगे और रेडियस की जनरल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कुछ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ न्यूटन का इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और कुछ हम बोर की क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यहां पे यूज करेंगे, और फिर हम nth ऑर्बिट की इक्वेशन बनाएंगे। nth मीन ये कि हम उसका कुछ जनरल फार्मूला बनाएंगे जिसपे n अपीयर होगा, और n की वैल्यू डालने पे हम मुख्तलिफ एनर्जी लेवल तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करूंगा, उस हाइड्रोजन एटम को थोड़ा लेबल करूंगा और उसके ऊपर इक्वेशन बनाना शुरू करूंगा, और साथ साथ हम बातचीत करेंगे। तो मैं बोर्ड से इस डायग्राम को इरेज करता हूं और इसके बाद अपनी दूसरी डायग्राम हाइड्रोजन एटम की बनाता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन एटम जो है सिंपलेस्ट एटम है, यानी हाइड्रोजन गैस का एटम जो सबसे छोटा एटम तस्वर किया जाता है। तो फिर इसको ड्रा करते हैं। एक सेंटर में हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस लेते हैं, लेट करें कि ये उसका न्यूक्लियस कंसीडर कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में यानी कि फर्स्ट आइसोटोप के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, तो एक और चीज आपको समझ होनी चाहिए कि हमारे पास Z के मतलब Z जो है एटॉमिक नंबर
स्पेसिफिकेशन में आता है Z1। Z बताता है कि कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं किसी एटम के अंदर। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मैं Z को यहां पर 1 कंसीडर कर सकता हूं। लेकिन अगर जनरल फार्मूला बनाऊंगा तो Z उसमें चलता रहेगा, ठीक है, उस रेडियस की इक्वेशन के अंदर। Z को 1 डाल देंगे जब हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा 2 डाल देंगे, लिथियम आएगा 3 डाल देंगे, ऐसे वेरी करेंगे। तो सेंटर में Z चार्जेस मौजूद होते हैं। Z जो है हमारे पास नंबर को शो करता है, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है वो हम उसको शो करेंगे E के साथ शो करेंगे। E हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं इसको ZE लिखूंगा। तो सेंटर में ZE पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। और इसके बाहर जो है मैं NS ऑर्बिट कंसीडर करूंगा। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन एनर्जी लेवल उसमें NS पाए जाते हैं, राइट। तभी तो जब हम उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखते हैं तो हमें मल्टी कलर्स मिलते हैं, क्योंकि किसी भी एटॉमिक अगर एक उसमें एनर्जी लेवल होता है तो उससे डी एक्साइटेशन करने के बाद हमें सिंगल कलर मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो कि हाइड्रोजन से हासिल किया जा सकता है, जिसका मतलब है उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज करें कि मेरे पास एक एनर्जी लेवल या एक रेडियस ले रहा हूं, यहां से ये nth ऑर्बिट ले रहा हूं। nth ऑर्बिट मैं बोल सकता हूं, nth एनर्जी लेवल बोल सकता हूं, जिसका मैं फासला वहां से निकाल रहा हूं। तो लेट करें कि ये जो डिस्टेंस है वहां nth ऑर्बिट तक, ये Rn में इसको लिखता हूं। तो हमने बेसिकली यहां पे Rn की इक्वेशन बनानी है। हमारे पास मेन टॉपिक ये बनते हैं, राइट। तो फिर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं। ये तो डिस्टेंस बन गया, यहां पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखता है, और इस सेंटर में जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव, वो दोनों के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट करती है। लेकिन याद रखिएगा, अब हम मैथमेटिक्स की तरफ जाना शुरू करते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो बीच में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आना शुरू हो जाती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पे रेस्ट में लूं, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी डायरेक्शन तब्दील होगी बिकॉज ऑफ अंदर की तरफ फोर्स की वजह से। अब जब इसकी डायरेक्शन तब्दील होगी तो फिर इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है उसका फार्मूला हमें पता है। डायरेक्शन उसकी इस डायरेक्शन में दे देंगे, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और यहां पर मैं साथ साथ अपना मैथमेटिक्स शुरू करता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्ट करना नेचुरल बात है, उसका इनर्शिया भी इसमें इन्वॉल्व है। जैसी डायरेक्शन तब्दील करेगा बाहर की तरफ उसको जर्क महसूस होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए अंदर की तरफ फोर्स होना जरूरी है। तो चलिए पहला मैथमेटिक्स लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है उसको मैं मेंशन करता हूं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको सेंटर से बाहर की तरफ निकालने में लगी हुई, वो कितनी है उसकी इक्वेशन हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां से शुरू करता हूं, हमें ज्यादा बोर्ड चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैं FC अगर बोलता हूं, M मल्टीप्लाई V स्क्वायर, बट मैं लिखूंगा VN। अब VN में यहां पे लेबल करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये मैं सपोज करता हूं कि nth ऑर्बिट है, यानी इसके अंदर और ऑर्बिट मौजूद है, मुझे नहीं पता nth का मतलब 4 5 6 7 8 9 किसी भी ऑर्बिट में मौजूद हो। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है जो मूव करता है उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसको हम लोग ले रहे हैं VN से शो करेंगे, ठीक है। यहां पर VN बनेगा, और ये बाहर की तरफ जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला mv²/Rn। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनेगी, और मैं इस जगह पे फोर्स को लिख भी सकता हूं कि ये जो फोर्स है ये बनती है mvN²/Rn, राइट। लेकिन एक फोर्स से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी वजह से तो बाहर ही चले जाने। उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में वहां पे घुमाने के लिए एक और फोर्स चाहिए जो कि अंदर की तरफ होगी। वो एक नेचुरल
क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, वो फोर्स इन दोनों के दरमियान जो अंदर की तरफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ फोर्स महसूस करेगा और इसकी वजह से अंदर की तरफ फोर्स महसूस करेगा, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसको बैलेंस करेगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। और अब हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर मैं बीच में कंसीडर कर लेता हूं तो लेट्स सपोज करें कि ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है उसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एफ ई उसको बोल लेते हैं, वो होती है, कूलम्स ने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, के Q1 Q2 बाय आर एन स्क्वायर, राइट। Q1 दो चार्जेस है जिनके दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो दो चार्जेस कौन कौन सी हैं? ये वाला चार्ज जो मेरे पास यहां मौजूद है, अगर मैं इसको Q1 बोल लूं, जो कि Z मल्टीप्लाई E के बराबर है। Z आपको पता है एटॉमिक नंबर है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन आएगा तो मैं Z को 1 डालूंगा तो एक चार्ज आ जाएगा। अगर मेरे पास हीलियम आएगा तो Z को 2 डाल दूंगा 2E आ जाएगा। लिथियम के लिए इसी तरीके से, सोडियम के लिए 11 डाल दूंगा, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के लिए 8 डाल दूंगा, तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। तो यहां पर तो मेरे पास Q1 की जगह पर मैं ZE पुट कर दूंगा और Q2 मेरे पास ये दूसरा चार्ज सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसलिए मेरे पास जो Q2 होगा वो E के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस फार्मूले को मैं यूज कर दूं, उसमें K जो है आपको पता है कि ये कांस्टेंट है और K को मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। चलिए इस जगह पर आगे लिखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा K, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं K Z मल्टीप्लाई E एंड देन E, ये 2E आ गई और डिवाइड में हमारे पास आ गया आर एन स्क्वेयर, ठीक है। जिसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये बन जाएगा K Z E स्क्वेयर डिवाइड बाय आर एन स्क्वेयर, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और इसमें जो K है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप K जो है वो कांस्टेंट है, जिसकी अपनी इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और जिसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन का होना लाजमी है, क्योंकि ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और अंदर के तरफ जो फोर्स पैदा हो रही है उसको मैं कहता हूं K Z E स्क्वायर बाय आर एन का स्क्वायर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करिए। इसको आप लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फोर्स का इक्वल होना जरूरी है, तभी सर्कुलर मोशन हो सकती है। तो चलिए इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट 1 and 2, तो यहां पे हम करेंगे इक्वेट 1 and 2। इन दोनों को इक्वेट करने से, क्योंकि हमारा टारगेट है आर एन यहां पर भी मौजूद है और आर एन, तो आर एन हमें मिल जाएगा इस तरीके से। तो इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो हमारे पास निकल आएगा K Z E स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर इक्वल mass of electron, speed of electron in nth orbit डिवाइड बाय रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, बिल्कुल देख सकते हैं इस इक्वेशन को, तो ये बैलेंस है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसमें से आर एन को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर देना भाई, ठीक है, राइट। तो यहां से अगर इन फैक्टर्स को एक रेडियस यहां से कैंसिल आउट कर दूं तो फिर मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी K Z E स्क्वेयर बाय आर एन इक्वल MVN, राइट। इस तरह मेरे पास सिचुएशन बन गई। अब थोड़ा सा और मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। अगर इसके नीचे में अगर 1 सपोज कर देता हूं, 1 तो एग्जिस्ट करती है, और इसके बाद में इनको इन्वर्ट करता हूं, इन्वर्टिंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं कि इनको मैं फ्लिप कर देता हूं। फ्लिप करने से आर एन हमारे पास ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म जो है K Z E स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से MVN ऊपर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आसान होगी।
तो अगला बोर्ड पे चलते हैं ताकि थोड़ी कैलकुलेशन वहां करें। अब हम इसको यहां से वहां ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास जो है फिर रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा, आर एन इक्वल के जी ई स्क्वेयर डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाई वी एन। तो देखिए कि रिजल्ट हमारे पास बन चुका है, ठीक है। तो ये एक रेडियस की इक्वेशन, लेकिन अब तक हमें इसकी क्वांटाइजेशन समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसके साथ हमें एक नंबर चाहिए जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो। आपको पता है क्वांटा एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मैं कहता हूँ 5 का टेबल, 5 अगर एक क्वांटा है तो 5 1 इज 5 1 क्वांटा, 5 को डबल किया 5 2 द 10 सेकंड क्वांटा का डबल, क्वांटा का ट्रिपल 15 40 20 एटसेट्रा। ऐसे ही यहां पर हमने एक एन जो है इंट्रोड्यूस करना है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू के डायग्राम में बताया था। तो अब यहां पे हम एन को मालूम करते हैं, एन कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम नील बोर के पोस्टुलेट लेते हैं जो कि एंगुलर मोमेंटम के मतलब कह रहा है, और वो हमारे पास एक जबरदस्त इक्वेशन है और वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बताती है। ये हमने क्लासिकल फिजिक्स यूज की है जिसमें हमने कूलम की इक्वेशन यूज कर दी, फिगर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन यूज कर दी और कंपेयर कर लिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो चलिए नील बोर की पोस्टुलेट यूज करके उसमें से एन को यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बाय बोर हम यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन हम यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज एम वी आर, लेकिन इसके साथ हम लोग एन यूज करेंगे क्योंकि एनएच के अंदर यहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम है एनएच ऑर्बिट के अंदर वो क्वांटाइज है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको बोर ने उस चीज को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया एन एच बाय 2 पाई, और एन जो है इसके अंदर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम यूज कर रहे हैं। तो इस जगह पे इसका मोमेंटम हम इस इक्वेशन से भी यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पे इसका मोमेंटम जो है एन एच बाय 2 पाई। हमने सिंपल एन अगर हम 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमें पहला एनर्जी लेवल एक क्वांटा मिल जाएगा। एन को 2 एन के अंदर वैल्यू डालेंगे, आप डिपेंड करता है कि एन स्क्वायर में आता है क्यूब में आता है, एन की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट क्वांटस के डबल ट्रिपल या कुछ ऐसा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां से हम वी एन निकाल के यहां डाल देंगे, सिंपली और इक्वेशन एंड हो जाएगी। तो यहां से हम लोग वी एन को निकालते हैं तो हमारा जो है यहां पे जो वी एन आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ये डिवाइड में आ जाएंगे m मल्टीप्लाई आर एन। तो दिस ये मेरे पास, अब मैं थोड़ी सी आसानी के लिए क्योंकि इस जगह पे टर्म मेरे पास यहां रिजल्ट में इस जगह पे रिजल्ट सॉरी वी एन स्क्वेयर है, यहां स्क्वेयर डालना भूल गया था, यहां पे हमारे पास स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है। ये देखें रिजल्ट, ये देखें वी एन स्क्वेयर, और ये जल्दी में यहाँ पे स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर को यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे वी एन स्क्वायर है और इस स्क्वायर की वजह से हम यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं फिर वहां पे डाल लेते हैं, तो उससे हमारे लिए आसानी होगी। तो इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा वी एन स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एच हमारे पास मैक्स प्लांक्स कांस्टेंट है, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वेयर आर एन स्क्वेयर। ये बन गई मेरे पास। लेट करें कि इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं और ये बन गई इक्वेशन नंबर 4 को हम 3 में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 इन 3, तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आर एन एन एच ऑर्बिट के अंदर जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास ऊपर जो है के जी ई स्क्वेयर और डिवाइड में एम, और एम के साथ इस जगह पे v का स्क्वायर है, v की स्क्वायर की जगह पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r n स्क्वायर।
थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक m जो है ना, यहाँ से ये एक m की वैल्यू को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं फ्लिप करके ऊपर ले जाता हूँ और फिर उसके बाद अपने रिजल्ट को हम लोग n इक्वल, इसमें आ जाएगा यहाँ पे ऊपर हमारे पास k z e स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर m r n स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बच जाएगा n स्क्वेयर इंटू h स्क्वेयर। ठीक है, फर्दर हम इस फार्मूले पे कंसंट्रेट कर सकते हैं कि r हमारे पास राइट हैंड साइड पे मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए अब मैं एक r को कैंसिल कर देता हूं, यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहां से पूरा rn, और इसके साथ मल्टीप्लाई में यहां पे 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन उसको मैं उस बोर्ड पे ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाने तो बना ले, मैं फिर उसको इरेज करके बाकी मैथमेटिक्स वहां पे करूंगा। ठीक है, राइट। तो अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और इस इक्वेशन को वहां पे ऊपर में ले आता हूं। यहां पे लिखूंगा 1 इक्वल k z e स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m r n, इन द डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास n स्क्वेयर h स्क्वेयर, राइट। तो इसके बाद हमने rn निकालना है, बाकी सारी टर्म उस तरफ शिफ्ट करेंगे और rn हमें मिल जाएगा। ये डिवाइड से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां पे हो जाएगा n स्क्वेयर h स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा k z e स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m, और यहां बच जाएगा हमारे पास rn। ठीक है जी, अब इसको हम पोजीशन तब्दील करते हैं और उसके बाद rn की शक्ल हमारे पास ऐसे बनेगी, rn इक्वल, यहां लिख देंगे n स्क्वेयर h स्क्वेयर, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास k z e स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, को शुरू में लिख लेता हूं मल्टीप्लायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वांटाइज रेडियाई का फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो इसके अंदर n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि हमें एनर्जी लेवल या एनर्जी लेवल का नंबर प्रोवाइड करता है। n 1 होने का मतलब पहला एनर्जी लेवल, वहां तक जो फासला हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रेडियाई निकलाएगा। ऐसी n की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास फर्दर रेडियस मिल सकते हैं, राइट। इस Rn की इक्वेशन के अंदर n और z दोनों वेरिएबल्स हैं। n आपको बताया जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और z जो है एटॉमिक नंबर के तौर पे इस्तेमाल होता है। रेस्ट ऑफ जो पैरामीटर्स हैं इसमें h k पाई e m वो कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको अब रीअरेंज करता हूं इक्वेशन को और इसमें से हम कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करेंगे जो कि हमारे पास एक क्वांटा की शक्ल में होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को, Rn इक्वल, अगर मैं इसमें से n स्क्वेयर और z को सेपरेट कर देता हूं, बाकी जितनी भी इसमें डेटा आ रहा है यानी बाकी जो वैल्यूज आ रही h स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर k z सेपरेट हो गया e स्क्वेयर m, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी बनती है। लेट करो इसको एक नाम दे देते हैं, इसको हम अभी यहाँ पर a नॉट k देते हैं, यानी कि ये आ गया मेरे पास h स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर k e स्क्वेयर m। अब अगर हम इन कांस्टेंट की वैल्यू को समझते हैं, जैसे कि ये मैक्स प्लांक्स, इसकी वैल्यू 6.62 10 टू पावर -34 जूल सेकंड, के 9 इंटू 10⁻⁹ ओके, और ई जो है 1.6 10 टू पावर -19 और एम जो है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम। तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू और पाई 3.14 इसकी वैल्यू डालने के बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी, वो क्या है, वो बनती है 0.53
इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास एक क्वांटा आ गया, ठीक है। और इसमें लास्ट में ये जो फैक्टर नंबर आता है इसको हम लोग एंजियोस्ट्रॉम कहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A नॉट इक्वल 0.53 एंजियोस्ट्रॉम A नॉट, बिकॉज 10⁻⁻10 का जो शॉर्ट है वो हमारे पास A नॉट से शो करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया एक M किस्म का कांस्टेंट जो कि हम यहां पर प्लग करते हैं और फिर इक्वेशन को आगे हम देखते हैं कि ये कैसा है। तो आर एन फिर हमारे पास शक्ल में आ जाएगी n स्क्वेयर बाय z इंटू 0.53 एंजियोस्ट्रॉम। अगर हम हाइड्रोजन एटम पे इसको मखसूस कर दें कि हाइड्रोजन एटम के जो मुख्तलिफ जो एनर्जी लेवल है वो अगर हम कैलकुलेट, उसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो z की जगह 1 डालना पड़ेगा। तो z को अगर मैं 1 ले लेता हूं तो z इज इक्वल टू 1 में यूज करता हूं, फिर मेरे पास हाइड्रोजन एटम के लिए आर एन की इक्वेशन होगी n स्क्वेयर मल्टीप्लाई 0.53 एंजियोस्ट्रॉम। ऐसी अगर आप इसको हीलियम के लिए लेना चाहते हैं तो आप Z की जगह 2 पुट करेंगे, लिथियम के लिए 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो आप मैं देख सकता हूं कि एक मेरे पास क्वांटा ऐसे बनता है। तो इसी तरीके से अगर मैं n को अगर 1 ले लेता हूं तो मेरे पास R1, यानी मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास एटम है उसका ये न्यूक्लियस बनता है, उससे जो सबसे पहले वाला जो एनर्जी लेवल है R1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर इंटू 0.53 एंजियोस्ट्रॉम, जो कि इतना ही बनता है 0.53 एंजियोस्ट्रॉम, ठीक है। और इसी तरीके से n को अगर मैं 2 लेता हूं तो फिर मेरे पास R2 आ जाता है 2 स्क्वेयर इंटू 0.53 एंजियोस्ट्रॉम, जो बनता है 4 टाइम ऑफ द क्वांटा 53 एंजियोस्ट्रॉम। इसी तरीके से जो अगला रेडियस उसका बनेगा R2, जो R1 के 4 टाइम दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास R2 बन गया है, जो कि 4 टाइम ऑफ R1 आप ले सकते हैं, क्योंकि R1 हमारे पास जो बेसिकली 0.53 एंजियोस्ट्रॉम के बराबर। इसी तरीके से आप उससे अगला R3, R4 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक क्वांटाइज रेडियस की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, इसको आप हाइड्रोजन के अलावा सारे एटम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इससे जरूर कोई नॉलेज गेन किया होगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट बनाते बना ले तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला क्वांटाइज एनर्जी के मुतालिक आएगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़े जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।